एक तरफ कांग्रेस में मुख्यमंत्री चुनने के लिए माथापच्ची होती रही, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय की तरफ से उप मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी तेज होने लगी। कर्नाटक सरकार में मुस्लिम मुख्यमंत्री पद के लिए पहली आवाज सुन्नी उलेमा बोर्ड से आई। सुन्नी उलेमा बोर्ड की बैठक में इस बात की दुहाई दी गई कि मुस्लिम समुदाय के 88% वोट एकजुट होकर कांग्रेस को पड़े, तो अब कांग्रेस भी एक उप मुख्यमंत्री सहित 5 मंत्री पद मुस्लिम समुदाय के नुमाइंदे को दे। इसलिए 5 मिनिस्टर अच्छा पोर्टफोलियो के साथ उसके साथ साथ एक डीसीएम वो देना जरूरी है। मुस्लिम समुदाय के 9 विधायकों में 6 को मंत्री बनाने की मांग हुई, तो बेलगावी के विधायक ने झट से समर्थन कर दिया। पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। मौका मिला तो जेडीएस ने भी इस मुद्दे को तूल दिया। जो समुदाय ने जितना हिस्सेदारी निभाया उतना इंसाफ देने की पूरी कोशिश कीजिए। हालांकि बीजेपी ऐसी मांगों को तुष्टीकरण की राजनीति और नाजायज बताती दिखी। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो मजबूत क्षेत्रीय दलों को समर्थन दे। ममता ने कहा कि जहां कांग्रेस मजबूत है उसे समर्थन देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बदले में कांग्रेस को भी बंगाल जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों की मदद करनी चाहिए। So the strong party must be given priority, and wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight. We will give support. No, nothing is wrong, but they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. और अगर आपका मोबाइल फोन कहीं गुम हो गया है या चोरी हो गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुम हुए फोन को तलाशने के लिए केंद्र सरकार एक नया सिस्टम लॉन्च करने वाली है। केंद्र सरकार के इस सिस्टम का नाम है CEIR, यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, जो 17 मई को लॉन्च होगा। CEIR की मदद से आप अपने गुम या चोरी हुए फोन का पता लगा सकेंगे या उसे ब्लॉक भी कर सकेंगे। यह ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल के IMEI नंबर की मदद से काम करता है। अगर आपका फोन खो गया है, मोबाइल खो गया है या चोरी हो गया है तो सबसे पहले आपको पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी। इसके बाद CEIR की वेबसाइट पर जाकर IMEI नंबर की मदद से मोबाइल को ब्लॉक करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के 24 घंटे के भीतर आपका मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा और कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और अगर किसी ने IMEI नंबर बदलवाने की कोशिश की तो CEIR के सिस्टम पर अलर्ट के साथ मोबाइल की लोकेशन भी मिल जाएगी, जिसकी मदद से यूजर्स या फिर पुलिस उस मोबाइल तक पहुंच जाएगी। CEIR की मदद से अगर आपका फोन आपको वापस मिल जाता है तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाकर IMEI नंबर को अनब्लॉक करना होगा और उसके बाद आप उस मोबाइल का पहले की तरह ही इस्तेमाल कर पाएंगे। लॉन्च से पहले मुंबई और ठाणे समेत कई इलाकों में इस सिस्टम का ट्रायल किया गया है और इस ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से ठाणे पुलिस ने इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच 1.25 करोड़ रुपए कीमत के 711 मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए हैं। दिल्ली में एक युवक की बीच सड़क पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में कुछ बदमाशों ने एक दुकानदार की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में 3 नाबालिगों समेत 6 लोगों को पकड़ा है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में 31 लोगों को हिरासत में लिया है और 112 लोगों पर FIR दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक छत्रपति संभाजी महाराज की जयंती मनाने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। इसी बीच वहां पथराव शुरू हो गया। गाजियाबाद से ब्यूटी पार्लर में धर्मांतरण रैकेट चलाने का मामला सामने आया है। एक महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने ब्यूटी पार्लर से पादरी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा में दबंगों ने एक दरोगा की जमकर पिटाई की। आरोप है कि बदमाशों ने इस दरोगा की सरकारी पिस्टल भी लूटने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोप। जैसे जैसे दुनिया कोरोना के कहर से उभरने लगी, पर्यटन उद्योग ने अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। इसका असर भारत पर भी पड़ा और देश में मेडिकल, वेलनेस, आध्यात्मिक और एडवेंचर टूरिज्म सेगमेंट में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। एक अनुमान के मुताबिक देश की टूरिज्म इंडस्ट्री में इस साल 8.8 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी और जीडीपी में इस इंडस्ट्री का 11.48 लाख करोड़ रुपए यानी 5% का योगदान होगा।
बताया गया कि कुल नौकरियों में इस सेक्टर की 13% हिस्सेदारी है। यही नहीं, अगले दशक में भारत में मेडिकल, वेलनेस, आध्यात्मिक, बिजनेस ट्रैवल के साथ एडवेंचर टूरिज्म सेगमेंट में भी बढ़ोतरी होगी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में विदेशी सैलानी घरेलू पर्यटकों से 26 गुना ज्यादा खर्च करते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वैश्विक स्तर पर ट्रैवल इंडस्ट्री के 2023 में कोविड के असर से पूरी तरह रिकवर होने की उम्मीद है। इस साल ये प्री कोविड लेवल के 85% से 95% तक पहुंच जाएगी, जिसका बड़ा फायदा भारत को ही मिलेगा। म्यांमार में चक्रवाती तूफान मोचा की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। चक्रवाती तूफान मोचा ने म्यांमार में जमकर कहर बरपाया। तेज हवाओं और उड़ते मलबे की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 700 लोग घायल हो गए। तुर्की में रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी पार्टी को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले। मौजूदा राष्ट्रपति एर्दोगन को 49.94% वोट मिले। बहुमत नहीं मिलने की वजह से अब 28 मई को दोबारा वोटिंग होगी। रूस से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूरोपीय देशों का दौरा कर रहे हैं। बीते दिन जेलेंस्की फ्रांस पहुंचे और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। नया मामला न्यू हैम्पशायर शहर का है, जहां अज्ञात हमलावर ने एक ग्रेजुएशन पार्टी में फायरिंग की। गोलीबारी की इस घटना में 4 लोग घायल हो गए। आर्यन खान ड्रग्स मामले से चर्चा में आए एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की इस हफ्ते जांच एजेंसी सीबीआई के सामने पेशी हो सकती है। सीबीआई समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में सीबीआई ने वानखेड़े को समन देकर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। ये मामला शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी से जुड़ा है। एनसीबी की एसआईटी ने अपनी जांच में समीर वानखेड़े की जांच में कई खामियां पाई थीं और उन पर रिश्वत के आरोप भी दर्ज किए थे। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ केस दर्ज किया और जांच शुरू की। सीबीआई की एफआईआर में समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। एफआईआर में लिखा है कि समीर महंगी घड़ियां खरीदने और बेचने में शामिल रहे, जिसकी जानकारी डिपार्टमेंट को नहीं दी गई। साथ ही वानखेड़े पर आय से अधिक संपत्ति बनाने का भी आरोप है। आर्यन खान मामले में एनसीबी की रेड के दौरान कई लोग पकड़े गए थे, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एफआईआर में सीबीआई ने इस पूरे मामले में केपी गोसावी की भूमिका का भी जिक्र किया, जिससे समीर वानखेड़े ने अपने दबदबे का इस्तेमाल कर एनसीबी दफ्तर में न सिर्फ एंट्री दी थी, बल्कि उसे मीडिया के सामने एनसीबी के ओहदेदार के तौर पर पेश किया। आरोप है कि ड्रग्स केस में शाहरुख खान से फिरौती वसूलने की साजिश में केपी गोसावी ही बीच की कड़ी बना हुआ था। सीबीआई ने बताया कि क्रूज से आरोपी आर्यन को केपी गोसावी की निजी कार में एनसीबी दफ्तर लाया गया था। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक वानखेड़े ने केपी गोसावी को न सिर्फ एनसीबी दफ्तर में आने की इजाजत दी, बल्कि उसे ड्रग्स केस के आरोपियों के बीच रहने की भी इजाजत दी थी। इसीलिए गिरफ्तारी के बाद आर्यन खान की जो पहली तस्वीरें मीडिया के सामने आईं, उनमें केपी गोसावी आर्यन के साथ ही दिखाई दिया था, जबकि कानूनन स्वतंत्र गवाह का एनसीबी दफ्तर में आना और आरोपियों के बीच पहुंचना नियमों के खिलाफ है। उस रिपोर्ट में कहा गया है, दावा किया गया है कि एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े की मदद से जो केपी गोसावी है, वो जो कि एक इंडिपेंडेंट विटनेस था इस पूरे मैटर में, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया और वो इतना ताकतवर हो गया कि आर्यन खान को इस मैटर से निकलवाने के लिए बकायदा 25 करोड़ की डील करने की कोशिश की गई थी, जिसे बाद में 18 करोड़ रुपए में तय किया गया। सीबीआई ने कहा कि सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा था ताकि ये दिखाया जा सके कि आरोपी आर्यन खान केपी गोसावी की कस्टडी में है। सीबीआई के मुताबिक समीर वानखेड़े ने अपनी विदेश यात्रा और उस दौरान किए गए खर्चे की भी सही जानकारी नहीं दी।